हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम फिर अनबॉक्स करेंगे केमिस्ट्री के एक और टॉपिक को। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये टॉपिक क्लास 10th से रिलेटेड है। इसमें हम लोग आज जानेंगे डॉवेरिनर ट्राइड्स क्या होते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, पीरियोडिसिटी क्या होती है। स्टूडेंट, चैप्टर क्लास 10th का है। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले हमें पता करना होगा क्लासिफिकेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और आपको उन्हें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। किस बेस पर? प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं कि जेंडर। तो हम जेंडर के बेस पर आपकी जो क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट है उसको दो ग्रुप में हम बांट सकते हैं कि भाई फीमेल जेंडर किसका है यानी कि गर्ल्स कितनी है, और मेल कितने हैं यानी कि बॉयज़ कितना है। तो ये हमारा क्या हुआ, क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी क्लास में जिसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, माने हैं हमने, अगर हम इनको जो है हाइट के अकॉर्डिंग अगर क्लासीफाई करें तो हम क्या देखेंगे कि कह सकते हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 5 फीट या उससे ज़्यादा है, और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 5 फीट या उससे कम है। तो ऐसे भी हम दो ग्रुप बना सकते हैं। एक वो ग्रुप जिसमें वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनकी हाइट 5 फीट से कम है, और दूसरा वो ग्रुप होगा जिसमें हम ऐसे स्टूडेंट्स रखेंगे जिनकी हाइट 5 फीट है या 5 फीट से ज़्यादा है। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हम किसी न किसी क्राइटेरिया के बेस पर करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट? पीरियोडिसिटी वर्ड को आपको जो है पकड़ के रखना है। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें, आपकी बुक में ये बनी होगी। इसमें क्या है, ये मेंडलीव की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल मिला के 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप्स क्या होंगे? जो हमारे वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजेंटल कॉलम्स हैं वो हमारे क्या है, पीरियड्स हैं। अब ये ग्रुप्स कैसे बने? इसमें हमने क्या रखा कि एटम्स को, एलिमेंट्स को अरेंज करा हुआ है उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में। जब हमने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा तो हमने ये नोट करा कि रेगुलर इंटरवल्स के बाद सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स अपीयर हो जाते हैं। ऐसा होना पीरियोडिसिटी होता है। ऐसा होना हमारा क्या होता है, पीरियोडिसिटी। इसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं कि जब रेगुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स अपीयर्स होने लगे तो हम कहेंगे कि जो है एलिमेंट्स में हमारी क्या है, पीरियोडिसिटी है। और ऐसे क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन एक माइंड में आता है कि आखिर हमें क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ रहा है, क्लासिफिकेशन की नीड क्या है। स्टूडेंट्स, आज की डेट तक लगभग 120 एलिमेंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर हम इन सारे एलिमेंट्स को एक एक करके पढ़ें, 1 बाय 1 स्टडी करें, तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है याद करना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होगा, बड़ा कठिन होगा। सरल कब हो जाएगी हमारी स्टडी? इनकी प्रॉपर्टीज याद करना तब आसान हो जाएगा जब हम इनको जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेस पर जो है क्या कर लें, अरेंज कर लें अलग अलग कॉलम में, जैसा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में किया गया है। तो मान लीजिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हमने आपको कितने बताए थे, 18 वर्टिकल कॉलम है। तो अगर आप 18 वर्टिकल कॉलम में से 18 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अगर आपको पता चल जाए तो आपको टोटल 120 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पता चल जाए। कैसे मिजाज आपके हैं फरमा। तो यही
क्लासिफिकेशन की नीड है, इसीलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। देयर आर अबाउट 120 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। आउट ऑफ दीज ओनली 94 एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी देम वन बाई वन। To make our study easy, we have to classify these elements in a different groups. This is the need of classification. If elements are arranged in a group of similar properties, the study of these elements will be easy. That is why scientists started gathering information about the properties of known elements from the beginning. What is classification? Arrangement of the elements on the basis of similarities and dissimilarities in different column is called classification. क्लासिफिकेशन की क्या डेफिनेशन होगी? क्लासिफिकेशन को आप डिफाइन कर सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट कॉलम। स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे क्लासिफिकेशन क्या होता है और क्लासिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों होती है। क्लासिफिकेशन एक ऐसी फिनोमेनन है जिसमें हम नॉन एलिमेंट्स, जिनकी संख्या लगभग कितनी है 120 है, उनको उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेस पर जो है अलग अलग कॉलम में हम रख देते हैं, जिससे कि अगर हम उस कॉलम की एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर हमें पता चल जाए तो हमें सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पता चल जाती हैं। इससे हमारा क्या स्टडी जो है क्या हो जाती है, इजी हो जाती है, कन्वीनियंट हो जाती है। यही क्लासिफिकेशन की नीड है। वेरियस, अब हुआ क्या कि बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो गए, तो साइंटिस्ट ने शुरू से ही ये अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, ये प्रयास करना शुरू कर दिया कि हम इनको अलग अलग कॉलम में कैसे अरेंज करें। ये अटेम्प्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप कह सकते हैं ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट होता है काय का, क्लासिफिकेशन का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। इसमें सबसे पहला जो नाम आया है वो है डॉवरीनर। डॉवरीनर जो थे, इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को जो है ग्रुप में अरेंज करने का प्रयास किया। इसमें इन्होंने क्या करा, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, और चूँकि एक ग्रुप में 3 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, इसलिए इनको जो है नाम दिया गया ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। किसने बनाए थे? डॉवरीनर ने। दूसरा जो अटेम्प्ट किया न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने क्या करा, न्यूलैंड जो है म्यूजिक लवर थे, तो उन्होंने जो है जैसे म्यूजिक नोट्स होते हैं सारे गामा पा धा नि सा, इसमें जो है क्या 7 नोट्स होते हैं, 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं, तो इसी तरीके से इन्होंने भी एलिमेंट्स को 7 कॉलम में अरेंज करा। आज हम इन्हीं को जानेंगे। डॉवरीनर ट्राइड्स क्या होते हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स क्या है, या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है। स्टूडेंट्स, द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन फ्रॉम द बिगिनिंग इज़ टू मेक आवर स्टडी ईजी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि भाई हमें क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ा, तो आप यही बताएंगे, द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम द बिगिनिंग इज़ टू मेक आवर स्टडी ईजी। डॉवरीनर ट्राइड्स। In the year 1817, John Dovreiner arranged certain elements with similar properties in group of 3 called triads. These triads are called Dovreiner triads. In a particular triad, the elements were arranged in order of increasing atomic masses. The atomic mass of the middle element was almost the mean of the atomic masses of the first and the third element. स्टूडेंट, 1817 में सबसे पहले जॉन डॉवरीनर ने एलिमेंट्स को जो है ग्रुप्स में अरेंज किया। इसमें उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, और ऐसे इन्होंने कितने ग्रुप बनाए? 3 बनाए, जिनको हम ट्राइड्स कहते हैं। पहला जो ग्रुप उन्होंने बनाया था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। दूसरा उन्होंने बनाया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। और तीसरा जो ग्रुप बनाया था उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का। यही हमारे 3 ट्राइड्स हैं जो डॉवरीनर ने बनाए थे। अगर आपसे पूछा जाता है डॉवरीनर ट्राइड्स कौन से हैं, तो आप बता दो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये पहला ट्राइड है।
दूसरा ट्राइड कौन सा है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। तीसरा क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का। और इसमें इन्होंने हमें ये बताया था कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो क्या आएगा कि जो मिडिल एलिमेंट है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में मिडिल एलिमेंट क्या है? सोडियम है। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या आएगा? एवरेज आएगा पहले और तीसरे एलिमेंट का। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर हमें लिथियम का एटॉमिक मास पता हो और पोटेशियम का एटॉमिक मास पता हो तो इन दोनों के एटॉमिक मास को आप ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, जो आंसर आए तो हमें जो आंसर मिलेगा वो जो है किसका एटॉमिक मास होगा? सोडियम का। डॉवरिनर ने यही हमें बताया था। आप देख भी सकते हैं, ट्राइड ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। एटॉमिक मास ऑफ लिथियम है 6.9 यूनिट, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम है 39.0 यूनिट। अब इनका एवरेज निकाल लो या मीन निकाल लो तो क्या होगा? इन दोनों को प्लस करा, 6.9 प्लस 39.0। अब जो आंसर आएगा उसको 2 से हम डिवाइड कर देंगे। अगर हमने जब इनको ऐड करा तो आया 45.9। अब इसको 2 से डिवाइड करना है, जब 2 से डिवाइड कर दिया तो 22.95 यूनिट आ गया, यानी कि लगभग 23 यूनिट आ गया। और 23 यूनिट किसका एटॉमिक मास है? सोडियम का। अब अगर हम देखें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज क्या सिमिलर है, तो हम आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें ये सब एल्कली मेटल्स हैं, इन सब की वैलेंसी 1 है, ये मोनोवेलेंट है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलीज बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे। और अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, जैसे लिथियम का करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे, यानी कि वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम का अगर हम क्लासिफिकेशन करें इलेक्ट्रॉनिक, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस सेल में यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर पोटेशियम का करें तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा? 2881। तो यहाँ भी वैलेंस सेल में कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने देखा कि सबके, चाहे हम लिथियम लें, चाहे सोडियम लें, चाहे पोटेशियम लें, ये सब एल्कली मेटल्स हैं, इन सब की वैलेंसी 1 है। ये सब मोनोवेलेंट हैं, इनके वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सब वाटर के साथ मिलके एल्कलीज बनाते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज देखो क्या है? सेम है। डॉवरिनर ने जो ट्राइड्स बनाए, हमने क्या बताया आपको? टोटल जो है 3 ट्राइड्स बनाए। पहला ट्राइड था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। दूसरा ट्राइड था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। तीसरा जो इन्होंने बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का। अब ये जो क्लासिफिकेशन जो डॉवरिनर ने दिया, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं, हिंदी में इसको कहेंगे कुछ कमियां भी हैं। क्या है? पहली कमी तो यही है कि भाई टोटल जितने एलिमेंट्स नॉन थे, डॉवरिनर ने सारे एलिमेंट्स के ट्राइड नहीं बना पाए, क्योंकि इन्होंने ट्राइड्स बनाए ओनली 3। और वो कौन से ट्राइड्स थे? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। बट नियरली 56 एलिमेंट्स वर नोन दैट टाइम, कि है ना। लेकिन उस समय और भी एलिमेंट्स के बारे में पता चल गया था, तो उन एलिमेंट्स के ट्राइड्स नहीं बनाए डॉवरिनर ने। इसके अलावा उस समय जो पता था नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आर्सेनिक, इनके बारे में पता चल गया था, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम थी, लेकिन इनका ट्राइड नहीं बनाया जा सका। लेकिन डॉवरिनर का जो ट्राइड्स थे, इनका एक एडवांटेज भी हुआ कि जो साइंटिस्ट थे उस समय के, उन्होंने ये बात सोचनी शुरू कर दी कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा जा सकता है। यानी कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज करें तो हमें एक टेबल मिल सकती है। ये डॉवरिनर के ट्राइड्स का एडवांटेज है। तो स्टूडेंट्स, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए डॉवरिनर ट्राइड्स क्या है, तो आप बता सकते हो आसानी से। ये भी बता सकते हो कि डॉवरिनर का जो लॉ है उसमें लिमिटेशंस क्या हैं, और ये भी बता सकते हो कि आप उनका एडवांटेज क्या है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना होगा।
सेकेंड जो अटेम्प्ट किया जो बड़ा इम्पोर्टेंट रहा वो था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड का अटेम्प्ट रहा और न्यूलैंड ने अपने जो लॉ को क्या कहा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन 1866 डॉवरीनर ने लगभग 1817 में, यानी कि लगभग जो है 50 साल बाद, 50 ईयर्स के बाद, जॉन न्यूलैंड्स अरेंज अबाउट 56 एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। न्यूलैंड ने भी जितने भी एलिमेंट्स थे उस समय उनको जो है अरेंज किया, किसमें, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर एक टेबल। और हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो न्यूलैंड थे इन्हें म्यूजिक से बड़ा अफेक्शन था, और म्यूजिक में जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, चाहे वो आप वेस्टर्न म्यूजिक ले लो, चाहे वो आप इंडियन म्यूजिक ले लो, दोनों में ही जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं वो 7 होते हैं। इंडियन म्यूजिकल नोट्स तो आपको आसानी से आते भी होंगे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये कितने हुए म्यूजिकल नोट? 7। और 8th नोट क्या होगा? फिर सा। यानी कि पहला नोट क्या हुआ? सा, और 8th नोट क्या हुआ? सा। तो हमने क्या देखा कि 7 इंटरवल्स के बाद सेम म्यूजिकल नोट रिपीट होता है। जब न्यूलैंड्स ने ये बात देखी तो उन्होंने ये अप्लाई कर दिया किस पर? एलिमेंट्स पर। उन्होंने एलिमेंट्स की एक टेबल बनाई और ऐसे ही 7 कॉलम बनाया। कितने कॉलम बनाए? 7 कॉलम बनाए। और उन्होंने देखा कि जो पहला एलिमेंट था और जो 8वां एलिमेंट था उनकी प्रॉपर्टीज जो है क्या हो गई? सिमिलर हो गई। इसीलिए इसको कहा गया क्या? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब कि पहला एलिमेंट्स और 8th एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है क्या हो गई? सिमिलर हो गई। कैसे सिमिलर हो गई? जैसे म्यूजिकल नोट्स में उन्होंने नोट करा था, जैसे म्यूजिकल नोट्स में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर सा, 7 इंटरवल के बाद सा रिपीट हो रहा है, ऐसे ही। According to Newland's law of octaves, when elements are arranged in order of increasing atomic masses, there is a repetition of the properties of every 8th element as compared to the given element. Musical notes सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर सा। तो यहाँ से आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 पे फिर सा आ गया। फिर से आप काउंट करो तो 8 पे सा आ गया। तो इसी तरीके से इन्होंने अरेंज करा एलिमेंट्स को, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और फिर क्लोरीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज क्या हो गई? सेम हो गई। फ्लोरीन और क्लोरीन आप जानते हैं ये हेलोजेंस हैं। अगर हम आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखें तो ये ग्रुप 17 में है, हेलोजेंस हैं ये। तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को कहा गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के कुछ एडवांटेज हैं। ही वाज द फर्स्ट टू डिटेक्ट ए पीरियोडिक पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। आप ऐसे समझो कि न्यूलैंड वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को एक टेबल के रूप में अरेंज करा। डॉवरीनर ने तो ट्राइड्स बनाए थे, इन्होंने एक टेबल बनाई जिसमें 7 कॉलम थे, जो ऊपर हमने आपको बना के दिखाई हुई है। तो न्यूलैंड वाज द फर्स्ट टू डिटेक्ट ए पीरियोडिक पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। पीरियोडिक पैटर्न का मतलब हमने आपको पीरियोडिसिटी समझाई थी शुरू में ही कि क्या रेगुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट अपीयर हो जाते हैं, इसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो यही जो पीरियोडिक पैटर्न है वो इनकी जो है टेबल में दिखा। तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये क्या है? ग्रुप फर्स्ट में है। इन सब की बैलेंसी कितनी है? 1 है। तो हम ये जानते हैं कि ये ग्रुप फर्स्ट में है आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो ये भी इनका सही रहा। तो ये इनका एडवांटेज रहा। अगर कोई पूछे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के क्या एडवांटेज हैं तो आप उन्हें आसानी से बता सकते हैं कि न्यूलैंड वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक टेबल के रूप में एलिमेंट्स को अरेंज करा। न्यूलैंड्स ने भी अपना जो क्लासिफिकेशन दिया था
वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पर ही दिया था। लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इस लॉ में भी कुछ कमी रह गई। क्या कमी थी? जो अगर कोई पूछता है आपसे क्या कमी है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में, तो न्यूलैंड्स का जो लॉ था जो लाइटर एलिमेंट्स थे, लाइटर एलिमेंट्स का मतलब जिनका एटॉमिक मास कम था, यानी कि कैल्शियम तक, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 यूनिट होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है। यानी कि आप ये समझो कि जब तक एटॉमिक नंबर 20 या एटॉमिक मास 40 था तब तक तो ये न्यूलैंड्स का टेबल बिल्कुल सही जा रही थी। लेकिन जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनमें ये टेबल फेल कर गई। इसके अलावा न्यूलैंड्स के टाइम में नोबल गैसेज के बारे में नहीं था। किसके बारे में पता नहीं थे? नोबल गैसेज के बारे में पता नहीं था। जैसे ही नोबल गैसेज के बारे में पता चला, ये जो है लॉ फेल कर गया। न्यूलैंड ने कोबाल्ट और निकल को भी एक साथ रख दिया था, जबकि इनकी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, तो ये भी इनके लिए एक ड्रॉबैक बन गया। तो इस तरीके से हम इसको जो है डॉवरीनर और न्यूलैंड को आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।